सोचिए एक ऐसा आदमी जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, कभी कुर्सी पर नहीं बैठा, फिर भी इसके इशारे पर एक पूरा राज्य झुकता था। सड़कों पर उसका नाम सुनते ही भीड़ सन्नाटे में बदल जाती थी। पुलिस कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक सब उसे नाराज करने से डरते थे। राजनीति उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। वो बुलाता नहीं था, लेकिन बिना उसकी मंजूरी के कोई नहीं जाता था। और अगर वो किसी से डरे तो सवाल उठता है, आखिर वो कौन है? वो था एक कलाकार, एक विचार, एक तूफान, बाला साहब ठाकरे। ये कहानी है उस शख्स की जो महाराष्ट्र की मिट्टी से निकला, लेकिन वक्त के साथ मराठी अस्मिता का प्रतीक बन गया, जिसके एक शब्द से बुलेटिन बदलते थे और जिसकी चुप्पी भी सत्ता की सांसें रोक देती थी। बीजेपी कहती कि मथुरा और काशी तो मेरे एजेंडा में है ही नहीं। हम लिख देंगे वो एजेंडा, हम लिखेंगे काशी और मथुरा का नाम। 1960 के दशक में महाराष्ट्र की सड़कों पर एक अजीब सा गुस्सा उमड़ रहा था। मराठी लोग अपनी ही जमीन पर पराये बने हुए थे। कारखानों में, दफ्तरों में, दुकानों में, हर जगह गैर मराठी लोगों का कब्जा था। दक्षिण भारत, गुजरात और बिहार से आए लोगों को ऊंचे पद मिलते, मराठियों को सिर्फ छोटे मोटे काम मिलते या बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता। बात सिर्फ रोजगार की नहीं थी, ये आत्मसम्मान की चोट थी। हर कोने से एक ही आवाज उठ रही थी, हम अपने ही घर में गुलाम क्यों हैं? और तभी महाराष्ट्र की खामोश सहमी हुई सड़कों पर एक दुबला पतला लेकिन भीतर से आग से जलता हुआ इंसान उतरा। उसने कोई लंबा भाषण नहीं दिया, सिर्फ एक नारा उछाला, लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ। ये नारा मजाक नहीं था, ये था वो चिंगारी जो बरसों से मराठी समाज के भीतर सुलग रही थी और अब शोले में बदलने वाली थी। इस एक वाक्य ने हजारों नहीं लाखों मराठियों को सड़कों पर ला खड़ा किया। जहां जहां गैर मराठी समुदाय का वर्चस्व था, वहां अब विरोध शुरू हो गया। हर चौराहा, हर ऑफिस, हर दुकान अब इस संघर्ष का मैदान बन चुका था। मगर यह सिर्फ क्षेत्रीय असंतोष नहीं था, ये एक पहचान की लड़ाई थी। वो लड़ाई जो कहती थी, हम अपने ही घर में पराये नहीं बन सकते। और इस पहचान को आवाज देने वाला, इस अस्मिता को नारा देने वाला, इस आंदोलन को चेहरा देने वाला बाला साहब ठाकरे। भीख मांगने से अच्छा गुंडा बन के अपना हक छीनना। संविधान कहता है किसी भी राज्य में सबसे ताकतवर पद मुख्यमंत्री का होता है। सरकारी फैसले, योजनाएं, प्रशासन सब उसी के इशारे पर चलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसा चेहरा उभर चुका था जिसकी मंजूरी के बिना कोई मुख्यमंत्री भी कलम नहीं चला सकता था। वो शख्स न तो सत्ता में था न सरकार में, लेकिन फिर भी उसकी चुप्पी से सियासत कांपती थी और उसकी आवाज से नीतियां बनती बिगड़ती थी। नेता उसके सामने झुकते थे, अफसर उससे सलाह लेते थे और जनता वो उसे शेर कहने लगी थी। पहला हक क्या के मराठी लोगों का है। उसका असली नाम था बाल केशव ठाकरे, लेकिन लोग उसे एक और नाम से जानते थे, बाला साहब ठाकरे। वो कोई राजनेता नहीं था, वो एक लहर था जो जब उठती थी तो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को बहा ले जाती थी। वो सत्ता के बाहर बैठकर भी सत्ता का सबसे ताकतवर चेहरा था। 20 जनवरी 1926 पुणे की मिट्टी में एक साधारण मराठी बालक ने जन्म लिया। न कोई शाही खानदान, न कोई राजनीतिक विरासत, लेकिन उसकी नसों में एक ऐसी विरासत थी जो शब्दों से नहीं संघर्षों से बनी थी। उसके पिता केशव सीताराम ठाकरे एक विचारशील लेखक, पत्रकार और समाज सेवी थे, जिनकी कलम सिर्फ लिखती नहीं थी, जागती थी, जगाती थी। उनका एक ही सपना था, मराठी समाज को उसका सम्मान, उसका स्थान और उसका स्वाभिमान लौटाना। बाला साहब ने अपने बचपन में देखा कि कैसे उनके पिता हर लेख, हर भाषण, हर सभा में मराठी अस्मिता की मशाल जलाते थे। उनके शब्द बाला साहब के बाल मन में बीज की तरह उतरते चले गए। धीरे धीरे एक विचार, फिर एक दृष्टिकोण और अंततः एक आंदोलन बन गया। वो बालक जो कभी छत्रपति शिवाजी की कहानियां सुनता था, एक दिन खुद मराठी मानुष का रक्षक कहलाएगा, बाला साहब ठाकरे। बचपन से ही बाला साहब की उंगलियां सिर्फ पेंसिल नहीं चलाती थी, वो एक भावना को आकार देती थी। उन्हें चित्रों से बातें करने का हुनर आता था। उनका यही हुनर उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रतिष्ठित अखबार तक ले गया, जहां उनके बनाए कार्टून छपने लगे। लेकिन ये कार्टून आम हास्य चित्र नहीं थे। उनकी हर रेखा में एक कराह थी, हर फ्रेम में महाराष्ट्र की अनदेखी पीड़ा बसती थी। जहां बाकी लोग सिर्फ मुस्कान देखते थे, बाला साहब उस मुस्कान के पीछे छुपा एक दबा हुआ गुस्सा उकेरते थे। उनके चित्र मराठी समाज